अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हम सब ने बचपन में ये पंक्तियां कहीं न कहीं सुनी हैं, शायद नाटक देखा भी हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक हमारी चेतना का एक हिस्सा सा बन चुका है। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी कहानी दोहराने नहीं जा रहे हैं। हमारे पास है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव द्वारा संपादित इस नाटक की पूरी पटकथा, और हमारा मकसद है इसकी परतों को खोलना, उस व्यंग की धार को महसूस करना जो आप सोचिए लगभग 150 साल बाद भी उतनी ही पैनी है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अंधेर नगरी महज एक बच्चों का नाटक नहीं है। ये एक प्रहसन है, मतलब एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक कटाक्ष। भारतेंदु ने इसे सिर्फ एक दिन में लिखा था। कहते हैं कि ये बिहार के किसी रजवाड़े की दुर्दशा पर आधारित था, पर इसकी जो अपील है वो इतनी सार्वभौमिक है कि ये हर उस दौर, हर उस व्यवस्था पर लागू होता है जहां विवेक और न्याय का दिवाला निकल चुका हो। तो चलिए कहानी के जाने पहचाने मोड़ों से गुजरते हुए उन अनजाने पहलुओं को तलाशते हैं। शुरुआत होती है एक महंत और उनके 2 चेलों से, नारायण दास और गोवर्धन दास। गुरु अपने चेलों को शहर भेजते हैं भिक्षा के लिए और एक चेतावनी देते हैं। कहते हैं लालच से बचना। लेकिन एक चेला गोवर्धन दास शहर के बाजार को देखकर वो तो बस मंत्रमुग्ध हो जाता है, और यहीं से मुझे लगता है भारतेंदु अपनी पहली और सबसे तीखी चोट करते हैं। हाँ, वो बाजार का दृश्य तो कमाल का है। टके सेर, ये सिर्फ एक दाम नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक रूपक। जब कबाब वाला, हलवाई, बनिया सब एक ही सुर में चिल्लाते हैं टके सेर, तो भारतेंदु ये नहीं कह रहे हैं कि चीजें सस्ती हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ मूल्य का कोई पैमाना ही नहीं बचा है। अच्छी, बुरी, जरूरी, गैर जरूरी, सब एक बराबर। सब चीजों को एक ही तराजू में तौला जा रहा है। और ये बात सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही नहीं रुकती। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब एक ब्राह्मण चिल्लाता है, जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी आपकी जात बेचते हैं। ये तो मतलब मूल्यों के पतन की पराकाष्ठा है। यहाँ ज्ञान, धर्म, सामाजिक पहचान, सब कुछ, सब बिकाऊ है। और सोचिए, ये 1881 में लिखा जा रहा है। ये वो दौर है जब समाज सुधार आंदोलन चल रहे हैं, जाति व्यवस्था पर बहस हो रही है, और भारतेंदु एक ही झटके में उस पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को उसे नंगा कर देते हैं। वो दिखा रहे हैं कि जब किसी समाज का आर्थिक विवेक मर जाता है तो उसका नैतिक विवेक भी नहीं बचता। सही बात है। पैसा ही एकमात्र सच बन जाता है, चाहे उसके लिए अपनी पहचान ही क्यों न बेचनी पड़े। और इसी बात पर, इसी लालच में गोवर्धन दास फिसल जाता है। उसी ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, जहां मेहनत और योग्यता का कोई मूल्य नहीं, जहां पेट भरने के लिए सोचना ना पड़े। वो 3.5 सेर मिठाई खरीदता है और गुरु की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। मेहनत का वो दोहा आज भी कितना प्रासंगिक लगता है, बहुत ज्यादा। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे बास। क्या मतलब है इसका? मतलब जहां सफेद दिखने वाले कपूर, जिसमें सुगंध है, मूल्य है, और कपास जो साधारण है, उन दोनों में कोई फर्क न किया जाए तो ऐसी जगह रहने लायक नहीं है। गुरु असल में बौद्धिक और नैतिक पतन की बात कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि जिस जगह गुण और अवगुण का भेद मिट जाए, वहां कभी भी कोई भी किसी भी अपराध में फंसाया जा सकता है। और आगे चलकर गोवर्धन दास के साथ ठीक यही होता भी है। बिल्कुल। तो गोवर्धन दास का रुक जाना दरअसल सिर्फ एक व्यक्ति के लालच की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे समाज का प्रतीक है जो आसान चीजों के पीछे भागते हुए अपने विवेक को ताक पर रख देता है। उसे लगता है कि वो सिस्टम का फायदा उठा रहा है, पर असल में वो खुद उस सिस्टम का अगला शिकार बनने वाला है। और यहीं से नाटक का दूसरा और शायद सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। हाँ, चौपट राजा का दरबार। जी, और उसका विचित्र न्याय। वो दरबार तो वाकई कमाल है। एक फरियादी आता है, शिकायत करता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। और यहां से जो ब्लेम गेम शुरू होता है, मतलब एक दूसरे पर इल्जाम डालने का सिलसिला, वो हंसाते हंसाते पेट में दर्द कर देता है। बनिया कारीगर को दोषी बताता है, कारीगर चूने वाले को, चूने वाला भिश्ती को, भिश्ती कसाई को, कसाई गडरिये को। ये तो चलता ही जाता है। रुकिए, इस सिलसिले को सिर्फ हास्य की तरह देखना इसकी गहराई को कम करना होगा। ये उस समय की ब्यूरोक्रेसी पर, खासकर औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी पर एक जबरदस्त तमाचा है। एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
हर कोई अपनी गलती का ठीकरा किसी और के सिर फोड़कर साफ बच निकलना चाहता है। अच्छा, मतलब जैसे फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पे घूमती रहती हैं। बिल्कुल। और नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये जो पूरी चेन है, बनियान से लेके गड़रिये तक, ये समाज के अलग अलग तबकों को दिखाती है और सबके सब उस सड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि अंत में इल्जाम कोतवाल पर आ जाता है। हाँ, और वजह ये कि कोतवाल साहब की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली थी, जिसे देखने में गड़रिये का ध्यान भटक गया। और राजा का तर्क देखिए, वो इस बेतुकी बात को तुरंत मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसे न्याय करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसे सिर्फ एक बलि का बकरा चाहिए जिस पर इल्जाम डालकर मामले को रफा दफा किया जा सके। यहाँ तर्क और विवेक पूरी तरह से गायब है। ये एक एब्सर्ड सिचुएशन है। वजह और परिणाम का कोई रिश्ता ही नहीं है। कोतवाल की सवारी निकलने और बकरी के मरने में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन राजा की नजर में है। और वो तुरंत फैसला सुना देता है, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो, बिना किसी जांच, बिना किसी गवाही के। ये न्याय नहीं, ये तो न्याय का मखौल है। ये दिखाता है कि जब शासक मूर्ख और मनमौजी हो तो पूरी न्याय व्यवस्था कैसे एक तमाशा बनकर रह जाती है। बिल्कुल। और ये तमाशा अगले सीन में और भी बड़ा हो जाता है, जब फांसी का फंदा कोतवाल के पतले गले के लिए बड़ा निकल जाता है। अब सोचिए, किसी तर्कसंगत राजा को क्या करना चाहिए? शायद सजा बदल देनी चाहिए या मामले पर फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन चौपट राजा क्या हुक्म देता है? वो कहता है, किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो। ये तो अविश्वसनीय है। और उसका तर्क सुनिए, वो कहता है कि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा मिलनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, वरना न्याय नहीं होगा। मतलब न्याय का व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बस सजा की रस्म पूरी होनी चाहिए। यही उस शासन की परिभाषा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। नगरी अंधेर इसलिए है क्योंकि राजा चौपट है। यहाँ न्याय का मतलब सच्चाई खोजना नहीं, बल्कि ताकत का प्रदर्शन करना है। राजा की इच्छा ही कानून है, और इस अंधे कानून की बलि चढ़ने के लिए सबसे सही व्यक्ति कौन मिलता है? हमारा बेचारा गोवर्धन दास, जो टके सेर में कई खा खा कर मोटा हो गया था। सिपाही उसे पकड़ लाते हैं। अब उसे अपने गुरु की बात याद आती है। उसका लालच उसे उसी व्यवस्था के मुंह में धकेल देता है जिसकी वो कुछ देर पहले तारीफ कर रहा था। वो चिल्लाता है, अरे ये आफत कहाँ से आई? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? ये उस हर आम आदमी की चीख है जो एक विवेकहीन व्यवस्था का शिकार होता है। वो सोचता है कि जब तक वो खुद कोई गलती नहीं करेगा तब तक वो सुरक्षित है। लेकिन अंधेर नगरी में आपका मोटा होना भी एक जुर्म हो सकता है। आपका निर्दोष होना आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और फिर होती है गुरु की एंट्री। गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करता है और वो आ जाते हैं। यहाँ से नाटक का क्लाइमैक्स शुरू होता है, जो शायद सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक है। हाँ, और यहाँ भारतेंदु एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या एक मूर्ख और तर्कहीन व्यवस्था से तर्क के जरिए लड़ा जा सकता है? गुरु राजा के सामने ये दलील नहीं देते कि मेरा शिष्य निर्दोष है। वो जानते हैं कि इस चौपट राजा के सामने तर्क और न्याय की बात करना वो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सही बात है। वो एक अलग ही रास्ता अपनाते हैं। वो गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और अचानक दोनों चेला और गुरु फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। चेला कहता है मैं चढ़ूंगा, गुरु कहते हैं नहीं मैं चढ़ूंगा। ये देखकर राजा और मंत्री सब हैरान रह जाते हैं। गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सिस्टम की मूर्खता को ही अपना हथियार बना रहे हैं। वो जानते हैं कि ये राजा तर्क से नहीं, लालच और अंधविश्वास से चलता है। इसलिए वो एक कहानी गढ़ते हैं। वो राजा से कहते हैं कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, ऐसा मुहूर्त है कि जो कोई इस वक्त फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ मतलब स्वर्ग जाएगा। और ये सुनते ही राजा के कान खड़े हो जाते हैं। स्वर्ग जाने का शॉर्टकट। पहले मंत्री कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, फिर कोतवाल, और आखिर में राजा सबको डांटता है, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। और राजा खुद अपने ही बनाए हुए अन्याय के फंदे पर झूल जाता है। यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई, कोई विद्रोह नहीं हुआ। राजा अपनी ही मूर्खता और अपनी ही लालच की वजह से मारा गया। गुरु ने सिर्फ उस मूर्खता को एक आईना दिखा दिया। ये एक बहुत गहरा संदेश है। मतलब एक विवेकहीन समाज में समस्याओं का समाधान तर्कों से नहीं होता, बल्कि उसी की भाषा में जवाब देकर होता है। गुरु ने तर्कहीनता का जवाब एक बड़ी तर्कहीनता से दिया। बिल्कुल। इसे एक तरह से काउंटर एब्सर्डिटी कहा जा सकता है। उन्होंने राजा के लालच को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया,
ये नाटक ये भी दिखाता है कि एक लालची और मूर्ख शासक को किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपना विनाश कर लेता है। तो कुल मिलाकर अंधेर नगरी एक टाइमलेस कृति है। ये सिर्फ हंसाती नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें दिखाती है कि जब किसी समाज में सही और गलत का फर्क मिट जाता है, जब ज्ञान और मूर्खता का मूल्य बराबर हो जाता है, तो वो समाज अपने ही वजन से ढह जाता है। हाँ, और जैसा कि सत्यप्रकाश मिश्रा अपने संपादकीय नोट में इशारा करते हैं, ये नाटक हर उस सत्ता पर सवाल उठाता है जो विवेक शून्य है। भारतेंदु हमें एक तरह से चेतावनी दे रहे थे कि ऐसी व्यवस्था को हल्के में न लिया जाए। ये बाहर से भले ही हास्यास्पद दिखे, लेकिन ये किसी भी निर्दोष को निगल सकती है। नाटक का अंत गोवर्धन दास के बचने और राजा के मरने से होता है, लेकिन एक सवाल फिर भी हवा में रह जाता है। क्या सवाल ये कि चौपट राजा तो मर गया, लेकिन क्या अंधेर नगरी बदल गई? क्या वो लोग, वो बनिया, वो कारीगर, वो मंत्री जो उस चौपट व्यवस्था के हिस्से थे, वो अचानक समझदार हो गए, या फिर वो बस एक नए चौपट राजा का इंतजार कर रहे हैं? भारतेंदु इसका जवाब हम पर छोड़ देते हैं, और शायद यही इस नाटक को आज भी इतना बेचैन करने वाला बनाता है।